जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे इकोनॉमिक्स के सीरीज़ का तीसरा वीडियो है और आज का टॉपिक है वाणिज्यवाद, जिसे इंग्लिश में मर्केंटाइलिज्म कहते हैं। आगे चल के हम लोग तीन आर्थिक दर्शन, थ्री इकोनॉमिक फिलोसफी का अध्ययन करेंगे, जिसमें पूंजीवाद, साम्यवाद और समाजवाद आता है। उन तीनों को समझने के लिए वाणिज्यवाद की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसलिए सबसे पहले हम लोग वाणिज्यवाद को समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारी विश्व इतिहास के सीरीज का तीसरा वीडियो है और आज का टॉपिक है वाणिज्यवाद, जिसे इंग्लिश में मर्केंटाइलिज्म कहते हैं। वाणिज्यवाद की समझ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वाणिज्यवाद औद्योगिक क्रांति की पूर्व पीठिका यानी कि मंच या आधार तैयार करती है। जहाँ पर वाणिज्यवाद में उत्पादन में मनुष्यों का हाथ उपयोगी होता है, वहीं पर औद्योगिक क्रांति में उत्पादन में मशीनों का योगदान होता है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि वाणिज्यवाद की समझ इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आगे चलकर हमें उपनिवेशवाद और पूंजीवाद का अध्ययन करना है। तो ये जो उपनिवेशवाद और पूंजीवाद है, उसकी समझ को बेहतर बनाने के लिए वाणिज्यवाद की भी समझ होनी चाहिए। तो आइए समझते हैं वाणिज्यवाद है क्या। वाणिज्यवाद, आगे चलकर हम लोग पूंजीवाद का अध्ययन करेंगे। उसके समझ के लिए वाणिज्यवाद की समझ बेहतर होनी ज़रूरी है। इसके अलावा जो औद्योगिक क्रांति, जो अगला चैप्टर हमारा है औद्योगिक क्रांति है, उसकी समझ या उसकी भूमिका जो तैयार करती है वो वाणिज्यवाद ही तैयार करती है। और आगे चल के उपनिवेशवाद पढ़ेंगे। उपनिवेशवाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको सेपरेट लेक्चर में पढ़ेंगे। उसकी भी जो भूमिका होती है वाणिज्यवाद ही तैयार करती है। आगे देखेंगे इस पूरे लेक्चर में कैसे उपनिवेशवाद की भूमिका वाणिज्यवाद तैयार करती है। उपनिवेशवाद के तहत जो राष्ट्र शासन कर रहे थे, उनकी पूरी की पूरी आर्थिक नीति वो मूलतः वाणिज्यवाद से प्रेरित थी। पहले वाणिज्यवाद हुआ और उसके बाद औद्योगिक क्रांति घटित हुई। उसके बाद जो औद्योगिक क्रांति घटित हुई, आगे चलकर वही पूंजीवाद में परिवर्तित हो गई। आइए थोड़ा सा समझते हैं व्यापार क्या होता है और वाणिज्य क्या होता है। व्यापार को इंग्लिश में बिजनेस बोलते हैं और वाणिज्य को इंग्लिश में कॉमर्स बोलते हैं। व्यापार सामान्यतः छोटे स्तर पर होते हैं, वहीं पर वाणिज्य जो होते हैं व्यापार का बढ़ा हुआ रूप में वाणिज्य कहलाता है। यहाँ पर व्यापार में छोटी पूंजी का निवेश होता है, जहाँ पर उद्देश्य के रूप में देखेंगे तो रोजी रोटी कमाना तथा गुजारा करना व्यापार का मुख्य उद्देश्य होता है। वहीं पर वाणिज्य का देखें तो ये व्यापार का बढ़ा हुआ रूप होता है। तो किन किन रूपों में बढ़ा हुआ रूप होता है? तो भौगोलिक क्षेत्रों में, ठीक है, भौगोलिक रूप में सबसे पहले गांव के अंदर व्यापार होता है। अब आगे चलकर गांव से व्यापार बढ़कर नगरों के बीच व्यापार होना शुरू हो जाता है और आगे चलकर बाहरी व्यापार यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने लगता है, तो वो वाणिज्य के अंतर्गत आने लगता है। पूंजी की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर छोटी पूंजी का निवेश होता है, यहाँ पर बड़ी पूंजी का निवेश किया जाता है और इसका उद्देश्य मुख्यतः होता है लाभ अर्जित करना। और यही जो वाणिज्य आगे चलकर औद्योगिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त करती है। थोड़ा सा वाणिज्य को समझते हैं। वाणिज्य इस तथ्य पर विश्वास करता है कि किस तरीके से व्यापार यानी कि लेन देन के जरिए अधिक से अधिक लाभ अर्जित किया जाए। इसका मुख्य उद्देश्य ही होता है लाभ अर्जित करना। एक एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो आगे चल के हमें आधुनिक भारत में दिखाई देगी, ये एक तरह से वाणिज्यवाद ही था। यानी कि ये ढेर सारे लोग मिलकर इस कंपनी को बनाए थे ताकि पूर्व के देशों के साथ व्यापार किया जा सके। वाणिज्यवाद का समय को देखें तो 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच में होता है। यानी कि समय काल को देखें तो 1500 AD से लेकर 1750 AD के बीच में होता है। जो वाणिज्यवाद है मूलतः औद्योगिक क्रांति की पूर्व पीठिका, भूमिका या मंच तैयार करती है। यही वाणिज्यवाद आगे चलकर औद्योगिक क्रांति के रूप में परिवर्तित होने लगती है, जिसके अंतर्गत वाणिज्यवाद के अंतर्गत उत्पादन करने वाला व्यक्ति होता है, वहीं पर औद्योगिक क्रांति में उत्पादन करने वाला मशीन होता है। यानी कि मशीनों ने व्यक्ति को रिप्लेस कर दिया। उसके बाद देखेंगे कि इस कारण औद्योगिक युग में उत्पादन की कई गुना क्षमता बढ़ गई, क्योंकि मशीनों का उपयोग होने लगा तो जो उत्पादन की जो क्षमता है वो कई गुना में वृद्धि होगी और कई गुना वस्तुओं का उत्पादन होगा। तो उस वस्तु को खपत के लिए कोई बाज़ार तो चाहिए ना। तो हमें बाज़ार अभी हमें तत्काल रूप में दिखाई नहीं देता। तो उस बाज़ार की खोज के लिए दुनिया के विभिन्न देश अलग अलग भागों में जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि ये जो वाणिज्यवाद का जन्म कैसे हुआ, ठीक है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने
अपना पुनर्जागरण को देखा था, जिसे रेनेसा कहते हैं, जहाँ पर देखा था कि कानून व्यवस्था यानी कि शासन व्यवस्था को बेहतर करने के लिए रोम को दो भागों में डिवाइड किया गया था, पश्चिमी रोम और पूर्वी रोम। जहाँ पर पूर्वी रोम की राजधानी कुस्तुनतुनिया थी, यहाँ पर तो 1453 में तुर्क लोगों ने अधिकार कर लिया, यानी कि इस्लाम का यहाँ पर अधिकार हो गया, ठीक है, जिसे इंग्लिश में कॉन्स्टेंटिनोपल भी कहते हैं कुस्तुनतुनिया को। तो यानी कि कॉन्स्टेंटिनोपल पर 1453 एडी में इस्लाम का अधिकार हो गया, और इस्लाम का अधिकार होने से क्या हुआ कि भूमध्य सागर से का रास्ता को ब्लॉक कर दिया, चोक कर दिया है। थोड़ा सा समझते हैं मैप को, जो विश्व है, विश्व के मैप को थोड़ा सा डब्बे के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि बनाऊंगा तो थोड़ा समय। ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये अपना यूरोप है, और यूरोप से सटा हुआ अपना देश एशिया है, और यूरोप के जस्ट नीचे अफ्रीका है, और एशिया का ही भाग इंडिया है, और एशिया के जस्ट यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। तो ये विश्व मैप का मैंने डब्बे के माध्यम से समझाया, मैंने कि मैप का डब्बाकरण कर दिया मैंने। तो यूरोप और अफ्रीका के बीच में एक भूमध्य सागर होता है, ठीक है ना, ये भूमध्य सागर जिसे इंग्लिश में मेडिटेरियन सी कहते हैं। जब कुस्तुनतुनिया पे तुर्कों का अधिकार हुआ तो भूमध्य सागर को चोक कर दिया गया, यानी कि बंद कर दिया गया। इससे क्या होगा, जो यूरोप का व्यापार है पूर्व के देशों के साथ, यानी एशिया के देशों के साथ जो व्यापार था वो बंद हो गया, क्योंकि ये लोग यहीं से घूमकर यहाँ पर व्यापार किया करते थे। तो ये रास्ता बंद हो गया। अब ये रास्ता बंद होने से क्या हुआ कि यूरोपीय जो भी देश थे उनके अंदर पूर्वी देशों के वस्तुओं के लिए छटपटाहट पैदा हुई। जैसे कि भारत की जो मुख्यतः जो था मसाला था, बड़ा ही उनकी मांग, मसाला की मांग बहुत ज़्यादा होने लगी। उन्हें लगा कि मसालों के बगैर खाना का कैसे स्वाद आएगा। तो इस वजह से लेकर बहुत ज़्यादा उनके अंदर पूर्व की वस्तुओं को लेकर बहुत ज़्यादा छटपटाहट पैदा हुई। इसलिए जो यूरोपीय देश थे नए रास्ते खोजने के लिए तैयार हो गए। इसलिए क्या हुआ कि जो समुद्र तटीय देश थे, जिसके अंदर यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल और स्पेन, ये तटीय देश हैं, ये लोग अपने नाविकों को प्रोत्साहित करने लगे, नाविकों को प्रेरित करने लगे कि आप अन्य रास्तों की खोज कीजिए भूमध्य सागर के अलावा। तो कोई अमेरिका पहुंचा और कोई यहाँ से घूमते हुए केप ऑफ अफ्रीका का अंतिम पार्ट केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत पहुंचा। यानी कि इस क्रम में अमेरिका और भारत की खोज की यूरोप के नाविकों के द्वारा, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो अपने फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल और ब्रिटेन क्या हुआ कि बाजार के तलाश में विश्व के अन्य भागों में पहुंचे, और यहीं पर इन्होंने वाणिज्य करना शुरू किया, और धीरे धीरे उनकी राजनीतिक स्थिति पर कब्जा करने लगे और अपना उसको उपनिवेश बना लिया। तो ठीक है, तो आप देखिए कि जब मशीनों से उत्पादन होने लगा और ज़्यादा सरप्लस उत्पादन होने लगा तो बाज़ार की ज़रूरत पड़ी, और बाज़ार की ज़रूरत पड़ी तो ये लोग अन्य अन्य देशों की खोज में लग गए, और अन्य अन्य देशों की खोज में लगे तो वहाँ पर भारत और अमेरिका मुख्यतः प्रमुख देशों में शामिल हुए जिनकी खोज की गई, ठीक है। और इन देशों में जो एशियाई देश हुए, अफ्रीकी देशों पे ये अफ्रीकी देशों में फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल और ब्रिटेन है अपना उपनिवेश स्थापित करने लगे और दुनिया पर राज करने लगे। आगे देखते हैं। वाणिज्यवाद के कारकों पर नज़र दौड़ाएंगे। कौन कौन से फैक्टर हैं जो वाणिज्यवाद के जिम्मेवार माने जाते हैं। सामान्यतः वाणिज्यवाद की शुरुआत लगभग 1500 एडी के आसपास हुई। इस समय तक यूरोपीय देशों में खासकर इंग्लैंड में अधिशेष यानी कि सरप्लस चीज़ों का उत्पादन होने लगा, यानी कि आवश्यकता से अधिक चीज़ों का उत्पादन होने लगा। तो इस आवश्यकता से अधिक चीज़ों के उत्पादन के लिए बाज़ार तो चाहिए, तो ये लोग बाज़ार की खोज में अन्य अन्य राष्ट्रों तक पहुँचे, अन्य महादेशों तक पहुँचे और वहाँ पहुँचकर अपना बाज़ार स्थापित किया, अपना उपनिवेश स्थापित किया। इस समय तक कृषि क्षेत्र में सुधार हुआ, कृषि क्षेत्र में भी सुधार से उत्पादन बढ़ने लगा। इस उत्पादन की खपत के लिए भी तो बाजार चाहिए, तो इस वजह से वाणिज्यवाद का जन्म होने लगा। इस समय तक क्या हुआ कि जो महामारी थी, महामारी का प्रकोप कम होने लगा और महामारी का प्रकोप कम होने से मौतें कम होने लगी, मौत कम होने से जनसंख्या में वृद्धि होने लगी। अगर जनसंख्या में वृद्धि होगी तो क्या क्या होगा, आइए देखते हैं। जनसंख्या में वृद्धि होने से व्यवसाय और उद्योग बढ़ेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि व्यवसाय बढ़ने से अगर व्यवसाय बढ़ेगा तो चीज़ों का उत्पादन होगा, तो उत्पादन करने के लिए कोई ना कोई उपभोक्ता वर्ग तो चाहिए, तो एक उपभोक्ता वर्ग तैयार होने लगा।
तथा उसका में जो उत्पादन होने लगा तो उत्पादन कहाँ हो रहा था, उद्योगों में। तो उद्योगों में उत्पादन करने के लिए कुछ व्यक्तियों को तो ज़रूरत पड़ेगी ना, तो उस समय श्रमिकों की ज़रूरत पड़ी, जिसे दस्तकारी वर्ग भी कहते हैं मुख्यतः। तो श्रमिक वर्ग भी तैयार होने लगा, यानी कि उपभोक्ता वर्ग और श्रमिक वर्ग तैयार होने लगा वाणिज्यवाद के कारण। उसके बाद देखेंगे कि समुद्री मार्ग से यूरोपीय देश दुनिया के दूसरे देश में पहुँचे और व्यापार की संभावनाएं इससे बढ़ गई और यहाँ से व्यापार की संभावनाएं हमें दिखाई देने लगी, यानी कि बड़े स्तर पर व्यापार किया जाने लगा, जिसे वाणिज्यवाद कहते हैं। यानी कि बड़े स्तर पर व्यापार को ही वाणिज्यवाद कहते हैं और यही वाणिज्यवाद के कारक हुए। अब बड़े स्तर पर व्यापार करने के लिए और क्या क्या सुविधाएँ होनी चाहिए, बड़े स्तर पर व्यापार करना है तो कुछ तो सुविधाएँ चाहिए। इसके लिए लेन देन के लिए मुद्रा में सुधार किया गया। इससे पहले जो भी व्यापार व्यापार होता था छोटे स्तरों पर, वहाँ पर बार्टर सिस्टम यानी कि वस्तु से वस्तु का एक्सचेंज होता था, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग हुआ करता था। लेकिन मुद्रा का इजाद होने से जो लेन देन में जो सुविधा होती है उसमें बढ़ोतरी हो गई, तो लेन देन के लिए मुद्रा में सुधार किया गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यूएसए में सोने और चांदी के बहुत ज़्यादा संचित भंडार हुए और यहीं से जो सोना चांदी है इंग्लैंड तक पहुँचा, यानी कि उपनिवेश था। ये जो अमेरिका था इंग्लैंड का उपनिवेश था, यानी कि उपनिवेशों से व्यापार से पूंजी मिलने लगी। उपनिवेश में अगर व्यापार करें तो वहाँ से पूंजी प्राप्त होने लगा और वाणिज्यवाद अपने चरम स्तर पर पहुँचने लगा। इसके बाद देखेंगे कि वित्तीय संगठन में सुधार किया गया तथा नए नए तंत्र स्थापित किए गए। लेन देन के लिए नए नए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की स्थापना की गई कि किस तरह से वित्तीय संस्थाएं स्थापित की जाए, किस तरह से व्यापार किया जाए, किस तरह से उनका संगठन बनाया जाए। तो इस तरह से नए नए वित्तीय संगठन अस्तित्व में आने लगे। विनिमय की नई नई पद्धतियाँ ईजाद की जाने लगे। इससे बड़े बड़े बाज़ार विकसित होने लगे और बड़े बड़े जो बाज़ार होंगे कहाँ विकसित होंगे, तो ये बड़े बड़े बाज़ार नगरों में विकसित होंगे, इसलिए नगर अस्तित्व में आने लगे, यानी कि नगर जो थे विनिमय का केंद्र बनने लगे। ठीक है। इसके बाद देखेंगे जो अधिशेष सामान है उसके लिए एक माल गोदाम भी तो चाहिए। अगर अधिशेष सामान उत्पादन हो रहा रोड पे तो रास्ते पे तो छोड़ नहीं देंगे, उसको रखने के लिए एक गोदाम भी तो चाहिए, तो माल गोदाम भी अस्तित्व में आने लगे। ठीक है, जिसे आज बफर स्टॉक के रूप में हमें दिखाई देता है। व्यापार करने के लिए मध्यस्थ आने लगे और दलाल, जिसे मध्यस्थ को दलाल भी कहते हैं, दलाल पथ, जिसे मध्यस्थ भी आने लगे। संचार के साधनों पर जोर दिया जाने लगा, जिससे क्या हुआ कि व्यापार करना आसान हो गया। कनेक्टिविटी के जो भी साधन थे, रेल हो गए, सड़क हो गया, पोत हो गया, इस ओर ध्यान दिया जाने लगा। इसके अलावा व्यापारियों की सुविधा के लिए बैंकों का निर्माण किया जाने लगा। इस वजह से हम लोग देखेंगे जो भी अर्थव्यवस्था थी वो मौद्रिक रूप ले ली, यानी कि मौद्रिक अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि व्यापार पूरे के पूरे व्यापार का अंतर्राष्ट्रीयकरण होने लगा, जिसे हम लोग वाणिज्यवाद के संज्ञा देते हैं। वाणिज्यवाद का सिद्धांत को देखें तो, यानी कि थ्योरी को देखें तो, पुनर्जागरण के बाद चेतना प्रबल होने लगी, चर्च का शासन खत्म होने लगा और वाणिज्यवाद चेतना के स्तर पर प्रकट होने लगी। ऐसी स्थिति सन 1600 AD में एक विचार पैदा हुआ, यानी कि टॉमस मन के मस्तिष्क में एक विचार पैदा हुआ, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभावशाली निदेशक थे, यानी कि डायरेक्टर थे। इन्होंने दो चीज़ों पर ध्यान देने की बात कही और वाणिज्यवाद को जन्म दिया। पहला कि उत्पादन और निर्यात बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि जब हम इन चीज़ों को बढ़ाएंगे, यानी उत्पादन और निर्यात को बढ़ाएंगे, तो इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि जो व्यापार है वो हमारे पक्ष में हो, सामने वाले व्यक्ति के पक्ष में नहीं हो, यानी कि उत्पादन बढ़ाया जाए, निर्यात बढ़ाया जाए। इसके लिए संरक्षणवाद की ज़रूरत होगी, यानी कि प्रोटेक्शनिज्म के माध्यम से प्रोटेक्शनिज्म के माध्यम से निर्यात को बढ़ाना है, यानी कि जो भी बाहर से वस्तुएं आ रही है उस पर ढेर सारा कर लगा देना है, यानी कि आयात पर कर बढ़ाकर अपनी वस्तुओं को संरक्षण देना, यही संरक्षणवाद है। और संरक्षणवाद वाणिज्यवाद की दर्शन की देन थी, जो आज भी हमें व्यापार युद्ध जो अमेरिका और चीन में देखे थे, ट्रेड वार, वो संरक्षणवाद का ही एक रूप है। तो देखिए ये जो संरक्षणवाद है वाणिज्यवाद के साथ ही शुरुआत होती है और 1700 के अराउंड में, 1600 से लेकर 1700 के अराउंड में ये कॉन्सेप्ट अस्तित्व में आया था और आज उस कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया जा रहा है विश्व की दो महाशक्तियों के साथ में, महाशक्तियों के द्वारा।
वाणिज्यवाद का सैद्धांतिक आधार एक शॉर्ट में एक बार नज़र दौड़ा कर देखें तो इसका सैद्धांतिक आधार व्यापार के द्वारा अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना है, यानी कि वाणिज्यवाद के माध्यम से व्यापार के द्वारा अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना, व्यापार संतुलन को राष्ट्र के पक्ष में बनाए रखना, मानी कि दूसरे के पक्ष में नहीं, हमारा अधिशेष होना चाहिए, जो व्यापार संतुलन हो हमारे पक्ष में होना चाहिए। मुद्रा के रूप में अधिक से अधिक सोना चांदी को एकत्रित करना, क्योंकि यही अस्थायी वस्तुएं हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो अन्य वस्तुओं का भी इकट्ठा करना। व्यापार संतुलन को बनाए रखने के लिए सरकार का हस्तक्षेप जरूरी है, यानी कि संरक्षणवाद के द्वारा अपने वस्तुओं का निर्यात को बढ़ाया जाए और दूसरे के वस्तुओं का आयात को हतोत्साहित किया जाए, यानी जो वस्तु बाहर से आ रही है उस पर ढेर सारा टैक्स लगाकर उसके आयात को हतोत्साहित किया जाए। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो वाणिज्यवाद को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए व्यापारियों के स्तर पर, सरकार के स्तर पर प्रयास किया गया और इसी प्रयास की देन है कि हमारे सामने डच कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और अन्य यूरोपीय कंपनी अस्तित्व में आती है, जो आगे चल के हम लोग आधुनिक भारत पढ़ेंगे। तो आप देख लीजिए कि विश्व इतिहास जाने बगैर अगर आधुनिक इतिहास में पहुँचेंगे तो इतिहास बोध बेहतर नहीं होगा। हम लोग इतिहास को तो जान लेंगे लेकिन उसका बोध यानी कि बुद्धि के स्तर पर, हमें समझ के स्तर पर इतिहास हमें समझ नहीं आएगी। तो देखिए ये आधुनिक भारत की बैकग्राउंड तैयार कर रहा हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। तो ये आज भर के लिए इतना ही वाणिज्यवाद, कल हम लोग औद्योगिक क्रांति पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपके सहयोग के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।